इसकी गुलाबी दमकती रंगत सामने वाले को घायल करने के लिए काफी थी। सब्ज गहरी आंखें, छोटी सी नाक, गुलाबी छलकती रंगत, नाजुक दिलकश सरापा हसन व जमाल में अपनी मिसाल अब था। बेशक वो पठानी नक्शो नकूश की मालिक बच्ची बड़ी से बड़ी खूबसूरती को भी मात देने का हस्तत रखती थी। हाँ, लेकिन राका दुरानी के सामने उसकी खूबसूरती ने ऐसा कोई जादू नहीं जगाया था। वो अपने हिसाब पर कंट्रोल करना बहुत अच्छे तरीके से जानता था। जी हाँ, ये मेरा ऑफिस है और यहाँ मैं अचानक ही आता जाता रहता हूँ। अब आप मेहरबानी करें मेरी गोद से उठें। इस तरह की बातें करने की आदत नहीं मुझ में। दरहकीकत में सामने बैठकर बात करने पर यकीन रखता हूँ। इस तरह गोद में बिठाकर कभी मैंने अपने किसी वर्कर्स से काम नहीं करवाया। वर्कर्स तो दौर में किसी बच्चे को भी इस तरह गोद में बिठाकर बात नहीं करता। इसका लबो लहजा हमेशा की तरह संजीदगी का लिबादा ओढ़े हुए था, जबकि इसकी कपकपाहट को वो महसूस कर चुका था। लेकिन फिर भी अपने ऑफिस की इतनी लिव्स कॉन्फिडेंस बच्ची को देखकर उसे अच्छा भी नहीं लगा था। इसके ऑफिस में काम करने वाली लड़कियां काफी बोल्ड और हर वक्त अलर्ट रहनी चाहिए। उन्हें अपना और सामने वाले का होश होना चाहिए। न जाने इस लड़की को किसने इसके ऑफिस में हायर किया था। इस तरह की लड़कियों की इसके ऑफिस में हरगिज कोई जगह नहीं थी। जब राका ने एक झटके से इसका बाजू पकड़कर उसे खुद से फेंकने वाले अंदाज में दूर किया था, उसकी आंखों में बेहद सर्द मेहरी थी, जबकि आंखों का कलर भी रेड हो रहा था। राका दुरानी अपने असाब को कंट्रोल में रखना जानता था, लेकिन इस बच्ची का लिव्स कॉन्फिडेंस इसका पारा बढ़ा रहा था। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी अंडर कॉन्फिडेंट इंसान उसकी पर्सनल सेक्रेटरी थी। ये वो मैं वगैरह वगैरह अब खड़ी हो के भी कह सकती हैं। वो खुद भी कुर्सी से खड़ा होता, अपनी जैकेट के सामने वाले बटन बंद करता, हाथ पेंट की जेबों में डाल चुका था। नहीं सॉरी सर, मैं आपके लिए काफी लेकर आई थी। यहाँ कोई नहीं था तो अब काफी ठंडी हो जाएगी। इसके इतने संजीदा अंदाज पर वो पहले से ज्यादा बकेला हुई थी। कोल्ड काफी ठंडी हो गई। वो आपकी 10 बजे एक मीटिंग है। मीटिंग 10 बजे है मिस खान, तो आप मुझे 9:15 पर क्यों याद करवा रही हैं? 10 बजे आइएगा। वो इसकी बात करते हुए बोला। आज तक इतनी बेइज्जती नहीं हुई थी। सर, ये मीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे पहले आपका टाइम फ्री है। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बता दीजिए। लेकिन इसके दिमाग में अमना की बातें घूम रही थी। उसने बताया था कि राका अगर अपने जलाली रूप में आ जाए तो किसी की भी जान निकाल सकता था। और सच तो यह था कि वो हरगिज इसके साथ खुशी महसूस नहीं कर सकता था। वो जितना हो सके गुरेज बरतना चाहता था, लेकिन वो भूल गई थी कि आमना उसकी पर्सनल सेक्रेटरी है और इससे सीधी बात यही है कि सिर्फ इसी ने उनके पास आना है। तो मैं आपको बुला लूंगा, अब आप जा सकती हैं। वो दोबारा से इसे बाहर का रास्ता देखा चुका था, जबकि अब इस दफा वो भी इसे इग्नोर करती बाहर निकल चुकी थी। अजीब अकड़ किस्म का इंसान था, पूरी बात तक नहीं सुनता था। वो बड़बड़ाती हुए बाहर जा रही थी जब उसे पीछे से आवाज सुनाई थी। मैं पूरी बात उनकी लोगों की सुनता हूँ जो मेरे लिए मुफ्त में काम करते हैं। आप नहीं करती हैं। आप अपने काम का पूरा मुआवजा लेती हैं मिस खान, और मुझे मुफ्त का ज्ञान सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो आपकी बात सुनने में भी इंटरेस्ट नहीं देख सकता। मुझे यकीन है अब आप मेरा वक्त बर्बाद करने की कोशिश नहीं करेंगे। इसका लहजा काफी गुस्से और काफी ज्यादा तौहीन अम्ज था। सॉरी सर, वो कहकर बाहर निकल गई थी। दिल तो चाहता है कि खड़ी खड़ी इसे सुना दे, फिर ख्याल आया कि ये नौकरी उसकी नहीं है, बल्कि ये नौकरी तो उसकी दोस्त आमना की है और उसने सारी जिंदगी ये नौकरी करनी है, यानी कि इसके पूरा करियर दांव पर लगा है। वो हरगिज अपनी दोस्त के लिए कोई मुश्किल खड़ी नहीं कर सकती थी, वरना ऐसी चौनटियों को तो वो मसल कर रख देती थी। और ये मास्टर राका चंटी नहीं बल्कि चुंटा था, जिसको इसने बस 1 महीने के लिए ही बर्दाश्त करना था। वो इसके कमरे से बाहर निकल गई थी, जबकि राका दुरानी अपने ऑफिस की मैन चेयर पर बैठते हुए इसे जाते हुए देख रहा था। इस लड़की की ड्रेसिंग इसे बेतहाशा बुरी लगी थी। नंगे बाजू, छोटी सी शर्ट, अपनी जिस्म की नुमाइश करने वाली लड़कियों में से थी। इसकी गोद में गिरने पर काम तो ऐसे रही थी जैसे इससे पासा और नेक बीबी इस दुनिया में पाई ही न जाती हो। खैर, इसके ऑफिस में काम करने वाली तकरीबन सारी ही लड़कियां अपनी पसंद की ड्रेसिंग करती थी, तो इसने कभी इस चीज का ज्यादा नोटिस नहीं लिया था। लेकिन पहली दफा इसे किसी को इस तरह के लिबास में देखकर गुस्सा आया था। तुम्हारे इस मूंसटर राका ने मुझे इतना जलील किया है कि हद नहीं। आमना, तुम भी ऐसे ही जलील होती होगी ना, इसके सामने मैं समझ सकती हूँ।
ये बड़े बड़े ऑफिस में 1-1.5 लाख की नौकरी यूं ही नहीं मिल जाती, दिन रात तलवे चाटने पड़ते हैं। हाय मेरी मासूम दोस्त, मेरे तेरे दुख में बराबर की शरीक हूँ, वो इजहार अफसोस कर रही थी। लेकिन मैं ये कह सकती हूँ शुक्र है कि ये मेरी नौकरी नहीं है, वरना मैं लात मार कर छोड़ चुकी होती। लेकिन इस तरह के किसी इंसान की बातें बर्दाश्त न करती। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, कोई हद नहीं, मेरे बस में नहीं था, वरना मैं इसकी जान निकाल देती। इसके ऑफिस के इस टेबल पर मौजूद गिलास उठाकर उसके सर पर मार देती। सारा गंदा खून निकल जाता। इस मूंसटर राका का इतना मगरूर आदमी, और अक्कड़ देखी तुमने इसकी, मेरा बस नहीं चल रहा था। मैं इसका मुंह तोड़ दूं। इतनी बेइज्जती की मेरी इसने इतनी बातें सुनाई, सिर्फ तुम्हारे लिए बर्दाश्त किया है। मैंने वो बेहद गुस्से से बोल रही थी। शुक्र था कि वो अब इसके सामने नहीं था, वरना यकीनन वो इस मगरूर इंसान का मुंह नोच लेती। वो बाहर आकर किसी भी काम पर ध्यान देने की बजाय सीधी आमना को फोन करती से सुनाने लगी थी। तुमने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कहा ना? आमना का पहला ही सवाल उसे आग लगा गया था। तुम्हें अपने इस बास की परवाह है, अपनी दोस्त की परवाह नहीं है जो इतना जलील होके आई है। वो बेहद गुस्से से बोली थी। अरे मेरा बच्चा, मेरी जान, मुझे दोस्त की परवाह क्यों नहीं होगी? बेशक मुझे तुम्हारी परवाह है, लेकिन मुझे अपनी नौकरी की भी परवाह है ना। समझा करो, मेरे जीने मरने का आखिर सहारा वही नौकरी ही है। मेरे लिए वही नौकरी सब कुछ है, तो जानती है ना। इसका गुस्सा ठंडा करते हुए इसे इसकी अहमियत बताने लगी। हाँ हाँ, सब जानती हूँ मैं, और तेरे बास को मैंने बख्श दिया है, कुछ नहीं कहा आगे से। हालांकि करना तो मुझे ये चाहिए था कि उसे इसकी दादी नानी याद करवा देनी चाहिए थी, ऐसा इलाज करना चाहिए था इसका कि सारी जिंदगी याद रखे मुझे, लेकिन सिर्फ तेरी खातिर मुआफ किया उसे। वो एहसान जताते हुए बोली तो आमना ने सुकून का सांस लिया था। मैं तेरा ये एहसान सारी जिंदगी याद रखूंगी। हाँ ठीक है, इतना भी एहसान याद रखने की जरूरत नहीं है, बस तेरी दोस्ती की खातिर मुआफ किया उसे। वो सखी दिल का मुजाहरा कर गई थी। बहुत शुक्रिया मेरी जान, आज रात से ढोली रख देंगे तो टाइम पे आ जाना, बहुत मस्ती करेंगे, बहुत मजा आएगा। वो बात बदल गई, जानती थी इसकी सहेली ने किस तरह से पुरसुकून होना है। अगर स्किलोस मास्टर राका ने मेरी जान छोड़ दी तो आ जाऊंगी, वैसे मुझे लगता नहीं है ये मुझे बख्शेगा। थोड़ी देर पहले एक आदमी मुझे अच्छी खासी मोटी फाइल देकर गया है कि उसे स्टडी करना है। यूनिवर्सिटी में कम स्टडीज होती हैं कि अब इसको भी स्टडी करो बैठ के। वो शक्ल बनाते हुए बोली तो आमना परेशान हो गई थी। काफी दराज कदोकामत, खूबरू, दिल फरेब चेहरा, सत्तूनाक, जो उसके चेहरे को मजीद मगरूर और दिलकश बनाती थी। चेहरे पर सजी नफासत से तराशी घनी मूंछें उसकी पर्सनैलिटी को सबसे बहुत अलग बना देती थी। इसने इसकी आंखों से ओझल होते ही फोन उठाकर आमना का नंबर मिलाया था, लेकिन ये क्या, आमना का नंबर तो लग ही नहीं रहा था। वो मुसलसल नंबर मिला दी चली गई थी, लेकिन दूसरी तरफ से आमना ने तो आज कॉल ना उठाने की कसम खा रखी थी। यार एक दफा फोन उठा ले, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। मास्टर राका मुझे किसी मीटिंग में लेकर चलना चाहते हैं, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल चेक करने के लिए। तुझे तो पता है ज्यादा लोगों में मुझे घबराहट होती है, मैंने पागल हो जाना है, प्लीज फोन उठा ले। वॉइस नोट इसे सेंड करती इसके जवाब का इंतजार करने लगी, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं आया था। वो रात काफी देर के बाद घर वापस आया। उसने कमरे में कदम रखा तो कमरे में डैम लाइट की रोशनी बिखरी हुई थी, जबकि आयरा उस वक्त दुरानी अपना दिलकश खुशर व बावजूद लिए बेड पर सुकून गहरी नींद में उतरी हुई थी। इसका सुकून गर्क करने की ठान कर वो आगे बढ़ते हुए बेड के बिल्कुल पास रुका। उसकी नींदें हराम करके, इसका सुकून तबाह करके, इसको बर्बाद करके वो कैसे पुरसुकून नींद सो रही थी। गुस्से से इसकी रगों में जैसे शरारे फूटने लगे थे। उसने एक झटके से लाइट ऑन करते हुए इसके ऊपर से कंबल खींचकर दूर फेंका था। जब निगाहें इसके दिलकश वजूद में उलझ कर रह गई, वो बना दुपट्टे के नीले रंग के सादा से लिबास में गहरी नींद में थी। इसकी इस हरकत ने इसे लम्हे में बेड पर बैठने पर मजबूर कर दिया था। हाथ मारते हुए इसने अपना दुपट्टा उठाकर अपने शानों को डाला था। ये कौन सा तरीका है? जाने मन शौहर तुम्हारा अभी तक घर वापस नहीं आया।
और तुम कितने आराम से नींदें ले रही हो। तुम्हें इतना नहीं पता कि शादीशुदा लड़की को शौहर के घर वापस आने तक नींदें जाने के बजाय इसके आने का इंतजार करना चाहिए। वो इसके पास बेड पर लेटे हुए इसके भरे भरे गालों को अपनी उंगलियों से छूते हुए बेबाकी से बोल रहा था। तुम्हें पता है, शौहर के घर आने से पहले बीवी को खुद को संवारना चाहिए, सजाना चाहिए, ताकि उनका शौहर घर आकर उनके दिलकश सरापे में खुद को घूम करके सुकून महसूस करे। लेकिन तुम तो सो रही हो। वो एक झटके में उसे बेड पर गिराता हुआ इस पर साया फगन हुआ था, जब से इसका हाथ बड़ी बेबाकी से इसे छू रहा था। तुम्हें किसी ने ये नहीं बताया कि शौहर को किस तरह से खुश रखा जाता है। खैर, तुम्हें कौन बताएगा। तुम्हारी वो माँ जो शौहर के बजाय आशिकों को खुश करती रही। हाँ, इसको क्या पता शौहर के हुकूक। वो तो अपने हुकूक बाहर मर्दों पर लुटाने की आदी थी। ना इसके अल्फाज थे या खंजर वो इसके लफ्जों पर बुरी तरह से हर्ट हुई थी। लेकिन ये शख्स कौन सा उसके जज्बात को समझता था और कौन सा इसे फर्क पड़ता था इसको अच्छा या बुरा लगने से। अरे अरे, ये आंसू बुरा लग रहा है अपनी माँ की हकीकत सुनकर। खैर, ये तो सब वो बातें हैं कि मैं बचपन से सुनता आया हूँ। पहले पहले मुझे भी बुरा लगता था, गुस्सा आता था, खून खोलता था, लेकिन फिर बाद में मुझे पता चला कि ये सब कुछ तो हकीकत थी, इसमें बुरा